सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो नया वीडियो केमिस्ट्री का आ गया है और आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इसको आप एम्स बीएससी नर्सिंग, केजीएमयू बीएससी नर्सिंग, एसजीपीजीआई बीएससी नर्सिंग, सीपीपी नेट सैफई मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सॉल्ट क्वेश्चन पेपर है, पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया गया है, तो वॉच आउट कीजिए इस वीडियो को। आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे वीडियो साथ बने रहे, जैसे ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए इसे पूछा गया है नॉट, और क्या किया गया है, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है इसमें से कौन सा। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिसमें वन और मोर सॉल्वेंट में डिजोल्व है, मतलब वन और मोर क्या चीज, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या, जो कि सॉल्वेंट में डिजोल्व है, ऐसे सॉल्वेंट को हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वन और मोर सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट। अब इसमें ब्रास भी ऐसा होता है, ब्रॉन्ज भी ऐसे ही है, हाइड्रेटेड सॉल्ट भी ऐसे है। ये जो एरेटेड ड्रिंक्स होती है ना, ठीक है, ये जो है आपकी लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन जो एरेटेड ड्रिंक्स के केस में है वो है गैस इन लिक्विड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन वो है जिसमें वन और मोर सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्वेंट में, उसका एग्जांपल ब्रास, ब्रॉन्ज, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। और लिक्विड सॉल्यूशन वो है जिसमें कोई चीज डिसॉल्व है लिक्विड में, और वो एरेटेड ड्रिंक्स का एग्जांपल है, जैसे इसमें गैस लिक्विड में डिसॉल्व रहती है। तो इसमें भी कई क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पे भी कई क्वेश्चंस हम बनाएंगे एक ही क्वेश्चंस में। कह रहे हैं व्हाट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कॉल्ड। तो पहले बता दिया ये सॉलिड सॉल्यूशन है, तो कॉपर और जिंक के मिक्सचर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो आपको पता भी होगा, ब्रास है। ठीक है, तो कॉपर है इसमें और क्या है, जिंक है। ठीक है, तो बाकी की बात कर ले, ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन, याद कर लिए इसे भी। फिर बचा जर्मन सिल्वर, तो ये क्या है, कॉपर है। ठीक है, जिंक है, ओके, निकल है, ओके, और कभी कभी इसमें लेड और टिन भी मिलाया जाता है। तो ये है टोटल जर्मन सिल्वर। ठीक है, फिर सोल्डर है, सोल्डर में होता है लेड, ओके, टिन भी होता है और एंटीमनी होता है। ठीक है, तो ये इस पे भी कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको ये अलॉयस पता होना चाहिए, ब्रास, कॉपर, जिंक है, और बाकी जो अलॉयस है वो भी मैंने बता दिया, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी। क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। व्हाट इज द मोलैरिटी of a 50 ml 2m मतलब 2 molar aqueous solution when 285 ml of water is added to it। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन था जो कि 15 ml था, कितना था, 15 ml, और ये 2 मोलर था। अब इसमें 285 ml मतलब 285 ml वाटर बाहर से ऐड कर दिया गया था। पूछ रहा है क्या मोलैरिटी फर्क पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला रखता है वो है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो M1 तो आपको पता है, पहले वाले केस में 2 था और वॉल्यूम कितना था, 15 ml। ठीक है, अब M2 आपको कैलकुलेट करना है, और V2 क्या है, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम अब 285 ml और 15 को ऐड करने के बाद टोटल हो गया 300 ml। ठीक है, तो यहां कितने रहेंगे, 300, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में अब मोलैरिटी निकालेंगे ना। तो M2 कितना हुआ, M2 हुआ ये हो गया 30/300, और ये होता है 0.1। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी, 0.1 मोलर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट मोलैलिटी। इजी क्वेश्चन है, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आते हैं। मोलैलिटी को डिनोट करने के लिए क्या सिंबल है, ये है, ये है, ये सही आंसर इसका है ये। ठीक, ये किसका है, मोलैरिटी का है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन बन जाए, तो मोलैरिटी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ, डिसॉल्व्ड इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो लीटर में अगर हम निकालें तो मोलैरिटी होता है। ठीक है, और मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है ये मोलैलिटी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिवीजन में लीटर ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, आएगा केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलैरिटी में क्या होता है, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, नंबर ऑफ सोल्यूट
डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिएगा सॉल्यूट सॉल्यूशन, और मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन केजी, यहां पे केजी आ जाएगा, और सॉल्वेंट। तो ये दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है। आइए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, what is a solution called when the concentration of the solute equals its solubility of the solvent? मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो है बाहर से जो है सॉल्यूट डाला जा रहा है और अंदर सॉल्वेंट है, अब इतना डाल दिया गया है कि इससे ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, यही किसने कहा है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल द सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी लेवल पे पहुंच गया। तो सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी वो कंसंट्रेशन कहते हैं सॉल्यूट का जो कि सॉल्वेंट में पड़ा हो कि उससे ज्यादा मिलाएंगे तो सॉल्युबल नहीं होगा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी लेवल पे पहुंच गया। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहते हैं, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस सॉल्यूशन कहते हैं सैचुरेटेड। अब इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट जब आप ऐड करेंगे, जब सॉल्युबिलिटी लेवल पे पहुंच जाएगा, किस लेवल पे, सॉल्युबिलिटी लेवल। सॉल्युबिलिटी लेवल क्या है, जब इससे ज्यादा आप ऐड करेंगे तो डिसॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हो जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट, जो कि सॉल्युबिलिटी लेवल पहुंच गया, इससे ज्यादा ऐड करोगे तो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नहीं, तो उस लेवल को कहते हैं सैचुरेटेड। ओके, अगर उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि अभी सॉल्यूशन और सॉल्यूट बाहर डाल सकते हैं, तो कहता है आपका फिर वो अनसैचुरेटेड। और बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन है तो वो कहलाता है डाइल्यूट, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पे। और अब मिक्स कर सकते हैं तो अनसैचुरेटेड, और अब मिक्स नहीं कर सकते तो सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड होने के बाद भी आप ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, आपने और ऐड कर दिया कि चलो डिसॉल्व करो, तो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। तो यहां पूछा था कि ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जो इक्वल है, यहां पूछा था इक्वल सॉल्युबिलिटी के हो गया, तो वो होता है सैचुरेटेड। सही आंसर इसका है सैचुरेटेड। ज्यादा मिलाओगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, कम करोगे तो अनसैचुरेटेड रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉज आपको याद रहने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स, क्या है लॉ, कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज वेरीज विद द डायरेक्टली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस जो है मोल फ्रैक्शन के साथ वेरी करता है। ये कौन सा लॉ है, ठीक है, हेनरी लॉ, राउट्स लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राउट्स लॉ, याद रखिएगा, ठीक है, राउट्स लॉ होता है। और यही लॉ है जो जैसे कि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो वहां क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर कम होने से, यहां जैसे लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर वेरीज डायरेक्टली विद मोल फ्रैक्शन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 भी क्या होता है, वो भी कम हो जाती है। तो आपको वहां पे कम ऑक्सीजन मिलती है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, उस हिसाब से बॉडी अडेप्ट करती है। तो ये है राउल्स लॉ, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, पानी की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है दैट अकाउंट्स फॉर इट्स यूनिक प्रॉपर्टी एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको सॉल्वेंट बनाती है, आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है पानी, है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, कोहेसिव है, पोलर है कि लो विस्कोसिटी, इसका सही आंसर याद रखिए पोलर है। पोलर क्यों है, H2O है ना, ठीक है। तो H2O है तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, और हाईली नेगेटिवली चार्ज है ऑक्सीजन है। तो ये पोलैरिटी इसकी वजह से आ रही, इसी वजह से पोलर है, और इसी वजह से ये बढ़िया सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट फिनोमिना, ऐसा क्या होता है, अकर्स व्हेन अ सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, जब किसी सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, याद रखा कीजिए इक्वल हो जाता है सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो सराउंडिंग का जो वेपर प्रेशर, दोनों इक्वल हो गए, तब क्या होगा, तब ये क्या होगा, वेपराइज कर जाएगा तुरंत, क्या हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा। और ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्चुअली होगा क्या, बॉइलिंग, ठीक है, ना मेल्टिंग होगी, ना कंडेंसेशन होगा, सब्लिमेशन होगा, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वेपराइजेशन शुरू हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी।
ठीक है, और वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उसको बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेपराइजेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच लॉ स्टेट्स, अभी लॉ फिर से बात आ रही है, कौन सा लॉ ऐसा स्टेट करता है दैट फॉर अ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो कि मिक्सचर ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं आपस में, अगर उनको क्लोज वेसल में रख दिया जाए, ठीक है, तो कुछ मिक्सचर गैसेस को बनाया जाए, क्लोज वेसल में रख दिया जाए, तो टोटल प्रेशर जो होगा मिक्सचर का वो सम ऑफ प्रेशर होगा इंडिविजुअल गैसेस का। ठीक है, मतलब जो पी टोटल होगा वो, मान लिया 3 गैस है तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होगा। ठीक है, क्लोज वेसल में रख दिया गया, दोनों तीनों ही नॉन रिएक्टिव हैं, तो टोटल प्रेशर सम ऑफ प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये कौन कहता है? ये ऑप्शन दिए हुए एमेगेट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ कि हेनरी लॉ। इसका सही आंसर है डाल्टन्स लॉ। याद रखिएगा, डाल्टन लॉ ये कहता है कि मिक्स गैस का रखा हुआ है तो टोटल वेपर प्रेशर सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लॉ की बात कर रहा है। लॉ सब याद कर लीजिएगा, इसी लॉ से क्वेश्चन है। विच लॉ स्टेट्स दैट द वेट ऑफ अ गैस, वेट किसका? गैस का, डिसॉल्व इन अ लिक्विड, लिक्विड में डिसॉल्व है, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन द लिक्विड। तो कह रहा है जितना वेट होगा गैस का जो कि लिक्विड में डिसॉल्व है, ये प्रोपोर्शनल है जितना प्रेशर होगा गैस का लिक्विड के ऊपर। ये कौन सा लॉ होता है? अमागेट्स, ठीक है, राउल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ कि हेनरीज लॉ? सही आंसर इसका क्या है? हेनरी लॉ। याद रखिएगा ये हेनरी लॉ है, और इसका स्टेटमेंट भी आपको याद रहना चाहिए कि वेट ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन द लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखिए कि अ होमोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजेनस मतलब मिक्स है, हेट्रोजेनस अलग चीज होती है, तो पार्टिकल साइज जब छोटा होता है तो होमोजेनस बन जाता है ना। तो वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन है तो दो चीज तो होनी ही है, एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है, ऊपर से बाहर से डाला आपने सॉल्यूट होगा, तो दो चीज तो होनी है, एक ये है एक ये है, और दोनों मिक्स के सॉल्यूशन बनाते हैं। अब होमोजेनस है तो एकदम मिक्स्ड है, तो ये कह रहा है कि होमोजेनस सॉल्यूशन वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मतलब इसके और इसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इज एग्जैक्टली द सेम टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच कंपोनेंट इटसेल्फ। ये कह रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो इक्वल है, वो इंटरेक्शन बराबर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन क्या आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, नॉन आइडियल कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं, या नॉन आइडियल सॉलिड कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हो रहे वाले इंटरेक्शंस इक्वल होते हैं, जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन जो भी होते हैं वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, जो पहले हम बता चुके हैं। ये भी याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, एक मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, दो लिक्विड्स देखिए, विच हैज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट क्या? बॉइलिंग पॉइंट, एंड कंपोजिशन थ्रू आउट डिस्टिलेशन। ठीक है, तो एक ऐसा लिक्विड का मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर है तो मतलब दो लिक्विड होगी, एक और दो। अब जब मिक्स है तो इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बना रहता है, भले डिस्टिलेशन हो, मतलब लिक्विड से वेपर स्टेज में जाएंगे, चाहे जिस स्टेज में जाए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बना रहेगा, कंपोजिशन भी सेम रहेगा। तो ऐसे लोग को क्या कहते हैं सॉल्यूशन को? नॉन आइडियल एजियोट्रॉप, पॉजिट्रॉप की आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे को कहते हैं स्पेसिफिकली एजियोट्रॉप्स। ठीक है, याद रखिए एजियोट्रॉप। तो ये ऐसे सॉल्यूशन है जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बना रहेगा, कंपोजिशन बना रहेगा, भले डिस्टिलेशन हो और चाहे ना हो, और इनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं एजियोट्रॉप्स को? कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पूछ ले किसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कहते हैं, तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है इनका, मेंटेन रहता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहते हैं एजियोट्रॉप्स को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब आइडियल सॉल्यूशन की बात आ गई थी, मैंने समझाया पहले क्या होता है। अब नॉन आइडियल की बात आ रही है, तो नॉन आइडियल वो होंगे जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो उसे पूछा गया कौन सा फॉल्स है विद रिगार्ड टू नॉन आइडियल, इसमें से कौन चीज गलत है? ओके, तो पहला है दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, तो ये तो बात सही है, क्योंकि राउल्स लॉ जो फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, तो राउल्स लॉ ये फॉलो नहीं करेंगे, नॉन आइडियल कहलाएंगे। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, ये गलत है। एंड दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स, तो एजियोट्रॉप्स तो आपका ये है, तो इसका सही आंसर क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू
0, ये चीज इसमें फॉल्स है। ओके, ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव कौन सी है इसमें? तो पहले आपको पता चाहिए कॉलिगेटिव होता क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, याद कर लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर कोई भी टाइप का नेचर हो सॉल्यूट का तो उससे कोई मतलब नहीं है। किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर पे। याद रखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। कैसा है सॉल्यूट उससे नहीं मतलब है, नंबर पे डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्यूट। पहली चीज समझ लीजिए। अब इसमें 4 चीजें लिखी हुई है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर लिखा हुआ है, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग है। ये 4 लिखा हुआ है। इसका सही आंसर पहले बता रहा हूं क्या है। सही आंसर है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। और अब आप समझ लीजिए जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट रहती है, ये 4 हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या क्या है वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपकी? पहली है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? याद रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपने पढ़ा होगा। दूसरी क्या है? दूसरी है डिप्रेशन इन व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी क्या है? एलिवेशन, व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी क्या है? चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंडेंट है और ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दी। क्या क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन, कह रहा अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन बेयर्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज दिस पेयर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड? तो कह रहा है कि अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये एक सॉल्यूशन ये, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है। तो इस पेयर को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ऑस्मोलरिटी क्या कहेंगे? आइसोटोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। और मान लीजिए एक का, मान लीजिए जैसे मेम्ब्रेन है और इधर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और इधर कम है, ठीक है। तो एक तरफ ज्यादा कम रहेगा तो वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आएगा, लेकिन सेम रहेगा तो क्या कहलाएगा? आपका आइसोटोनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ मास ट्रांसफर प्रोसेस, अ मास ट्रांसफर प्रोसेस, कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ड्यू टू विच वाटर मॉलिक्यूल्स, देखिए वाटर मॉलिक्यूल कह रहा है, मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हायर क्या है? वाटर पोटेंशियल, और लोअर क्या है? वाटर पोटेंशियल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां से? हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, शिवरिंग कहते हैं कि ऑस्मोसिस कहते हैं? सही आंसर इसका है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के लिए जरूरी है कि एक मेम्ब्रेन हो और उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं। तो हायर वाटर से पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस इस चीज का ध्यान रखता है कि खाली सॉल्यूट पार्टिकल मूव करें, सॉलिड पार्टिकल मूव ना करें, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल मूव करें। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑस्मोसिस टू टेक प्लेस? ऑस्मोसिस होने के लिए जरूरी चीज क्या है? नेसेसरी चीज क्या है? सेमी परवियल मेम्ब्रेन होना चाहिए, कि सेम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए हाई, की प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए? तो सबसे एसेंशियल कंडीशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इससे क्या होता है कि सॉल्वेंट जो आपका वाटर है ये तो निकल जाएगा, लेकिन सॉल्यूट पास नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट पास नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल पास हो जाता है। तो कैसे पास होता है? हायर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ भागेगा। तो अगर हायर इधर है और लोअर इधर है तो इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, और इस प्रोसेस कहेंगे ऑस्मोसिस। ओके, अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिर बनता है कि मैंने आपसे कहा कि
वाटर पोटेंशियल जो जैसे मेम्ब्रेन है, इधर हाई है वाटर पोटेंशियल तो इधर लो है, तो पानी का मूवमेंट इधर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर लगाया जाए तो वो प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो पानी का मूवमेंट उल्टे डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्रिएट होता है जिससे हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए तो उल्टा डायरेक्शन में पानी मूव करने लगेगा, मतलब लोअर से हायर की तरफ, ठीक है। तो यही ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टू व्हाट विल हैपन। तो पूछा है कि वाटर मॉलिक्यूल विल फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर टू हायर, कि वाटर मॉलिक्यूल विल फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर, कि दोनों होगा, कि इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल प्रोसेस में हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, लेकिन अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ऑपोजिट मूवमेंट होने लगेगा लोअर से हायर को, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। नॉर्मल ऑस्मोसिस क्या है? हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो लोअर वाटर पोटेंशियल से हायर वाटर पोटेंशियल तरफ उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, रेशियो है मतलब डिवीजन है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके रेशियो क्या कहते हैं? एमेगेट्स लॉ, वेंट ऑफ फैक्टर, डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ। तो इसका सही आंसर आप जान लीजिए, इसको कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर आई ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो है वेंट ऑफ फैक्टर आई कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, which law specifically governs the relative lowering of vapor pressure in solution? ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? which law governs the relative lowering of vapor pressure in the solution? तो कौन सा लॉ है मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, लेकिन एक दूसरे तरीके से पूछा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करता है। वेंट ऑफ लॉ ये तो नहीं है, ये तो कुछ और बताया अभी मैंने पहले। बॉयल्स लॉ भी नहीं, एमेगेट्स लॉ भी नहीं, ये है राउल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट राउल्स लॉ से डायरेक्ट घुसा हुआ है, एकदम जुड़ा हुआ है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन राउल्स लॉ से गवर्न होता है। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम।